जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। भूगोल की क्लास में आपका स्वागत है और आज अपने शुरू कर रहे हैं आपकी सेकंड बुक का 8वां लेसन, जिसका नाम है निर्माण उद्योग यानी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। जब आप चैप्टर देखेंगे तो स्टार्टिंग में आपके कुछ चीजें दी गई है, जैसे निर्माण उद्योगों के प्रकार यानी उसके वर्गीकरण के बारे में दिया गया है, और दूसरा उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारक है वो दिए गए हैं। तो इस चैप्टर में हमें इन चीज़ों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये सोच सकते हैं भी क्यों नहीं है, क्योंकि इन चीज़ों के बारे में हम आपकी जो फर्स्ट बुक थी और फर्स्ट बुक का जो लेसन 6 जिसका नाम था द्वितीय क्रियाएं, उनके अंदर इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। जैसे उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले कारकों की बात करें तो वही चीजें यहां लिखनी है। बस आप एग्जाम्पल, जैसे वहां विश्व के संदर्भ में कोई अन्य देशों के एग्जाम्पल दे रहे थे, यहां बस हमें इंडिया का एग्जाम्पल देना है। एग्जाम्पल जो हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे वही वहां पर उदाहरण है, वो बन जाएंगे। तो एक्स्ट्रा मेहनत करने की आपको आवश्यकता है वो नहीं है। इसके अलावा इस चैप्टर में है आपके लोह इस्पात उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, चीनी उद्योग, पेट्रोकेमिकल, रसायन और कुछ आईटी इंडस्ट्री के बारे में बताया गया है। और लास्ट में भारत के प्रमुख औद्योगिक प्रदेशों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम सबसे पहले बात करें लौह इस्पात उद्योग यानी आयरन स्टील इंडस्ट्री के बारे में जानें। इसकी भी बेसिक चीजें आप उसी 6ठे लेसन में फर्स्ट बुक वाले में पढ़ चुके हो भी। ये एक आधारभूत उद्योग है और स्टील इंडस्ट्री उद्योग के लिए जो कच्चा माल चाहिए आपको पता है वो है लोहा एशक है, कोयला है, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, मैग्नीज है। ये कच्चा माल इस इंडस्ट्री के लिए आवश्यक होता है। और आपको ये भी पता है भी ये भार हरांश वाले कच्चे माल है, इसलिए इन्हें जहां पर ये मिलते हैं वहीं पर हम लो इंडस्ट्री है, आयरन स्टील इंडस्ट्री है, उसकी स्थापना करते हैं। तो आपको ये भी अब तक बता चुका हूं भी जो कच्चा माल है वो ये जो आयरन इंडस्ट्री में काम आता है वो कहाँ मिलता है। आपको अच्छे से पता है छत्तीसगढ़ है, उत्तरी उड़ीसा है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल, ये वो क्षेत्र है जहां पर इस इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल मिलता है। तो आपको अच्छे से ये भी पता चल चुका है भी इसलिए आयरन स्टील इंडस्ट्री है वो इन्हीं इलाकों के अंदर स्थापित है, वो की गई स्टार्टिंग से ही। अब फिर हम इस चैप्टर से क्या पढ़ना है, तो वो पढ़ना है जो एक्स्ट्रा बात हमारी बच गई, एकीकृत इस्पात कारखानों के बारे में पढ़ना है। 10 प्रमुख जो उद्योग है, कारखाने हैं, उनको बारे में, और उनमें से 7 के बारे में थोड़ी सी ज्यादा जानकारी, 3 की आपको केवल लोकेशन पता हो तभी ठीक है। तो अब आप यहां देखेंगे इन चीजों को मैं इस टेबुलर फॉर्म में आपको बता रहा हूं ताकि आपको समझना और याद रखना है वो आसान हो सके। सबसे पहले बात करें, इस कड़ी में नाम आता है टिस्को। टिस्को, इसकी एक तो पूरी फुल फॉर्म है वो आपको याद होनी चाहिए, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को। टिस्को की स्थापना कहां पर हुई? जमशेदपुर में हुई। जमशेदपुर कहां है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में है। आपको याद होगा 1907 में जमशेदजी टाटा ने इसकी स्थापना है वो यहां पर सांकली गांव के अंदर की थी, जो कि आज जमशेदपुर के नाम से जाना जाता है। तो टिस्को की फुल फॉर्म टाटा आयरन स्टील कंपनी कहां पर स्थापित है? जमशेदपुर में है। तो इतनी बात आपको। उसके बाद इसको कच्चा माल कहां से मिलता है आपको एक तो ये ध्यान रखना है, कोयला ये कहां से, टिस्को कोयला कहां से प्राप्त करता है? तो झरिया, बोकारो और रानीगंज, यहां से ये टिस्को कोयला प्राप्त करता है। लोहा एशक चाहिए तो ये नोवा मंडी और बादाम पहाड़ वाले क्षेत्र से ये प्राप्त करता है। पानी चाहिए तो पानी प्राप्त करता है ये सुवर्ण रेखा नदी और खारकोई नदी से ये पानी प्राप्त करता है। हर बात अपने आप में टिस्को की विशेषता हो जाएगी। जैसे टिस्को की स्थापना जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में हुई। टिस्को है ये कोयला झरिया, बोकारो और रानीगंज से प्राप्त करता है। टिस्को लोहा एशक है वो नोवा मंडी और बादाम पहाड़ से प्राप्त करता है।
टिस्को है, ये स्वर्ण रेखा और खारकाई नदी से पानी प्राप्त करता है, पानी भी तो चाहिए। उसके अलावा आप और विशेषताओं में बात करें तो ये जो टिस्को जो इंडस्ट्री है ये मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट है, तो इसको परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध हो जाती है, भी मुंबई और कोलकाता को जोड़ने वाले रेल मार्ग के निकट स्थापित है। और यहां से तैयार माल को बाहर भेजने के लिए अर्थात निर्यात करने के लिए नजदीक में एक पत्तन बंदरगाह भी है, और वो कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह है। तो टिस्को अपने तैयार माल को बाहर भेजने के लिए कोलकाता जो बंदरगाह है उसका इस्तेमाल है वो करता है। तो इतनी बात आपको टिस्को की याद रखनी है। टिस्को टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर पश्चिम बंगाल में है। झरिया बोकारो रानीगंज से कोयला लेता है, नोआ मंडी बादाम पहाड़ से लो एशक लेता है, स्वर्ण रेखा और खारकाई नदी से पानी प्राप्त करता है, और माल अगर बाहर भेजना आउट ऑफ इंडिया तो कोलकाता से भेजता है, और मुंबई कोलकाता रेल मार्ग के निकट ये स्थित है। उसके बाद दूसरी स्टील इंडस्ट्री की जो कंपनी है वो है ISCO, IISCO, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी ISCO के 3 संयंत्र है, एक तो हीरापुर में है, एक कुल्टी में है और एक बर्नपुर में। सबसे पहले हीरापुर में इसका कारखाना बना था, फिर बाद में कुल्टी में और बर्नपुर में। इन तीनों को संयुक्त रूप से ही ISCO कहा जाता है, आप ऐसे समझिएगा। और तीनों ही जगह पश्चिम बंगाल में है, आसनसोल के पास है। आसनसोल के आसपास ही हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर है। तीनों संयुक्त रूप से काम करते हैं, ये है ISCO। जैसे हीरापुर है, हीरापुर के अंदर कच्चा लोहा तैयार हो जाता है, कुल्टी में जाकर उसको स्टील के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर बर्नपुर की बात करें तो यहां पर उस स्टील से अलग अलग तरह की चीजें हैं वो बनाकर फिर आगे निर्यात की जाती है। तो हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर तीनों ही संयुक्त रूप से काम करते हैं और तीनों का नाम है ISCO। अब बात आती है भी ISCO कोयला कहां से प्राप्त करता है, तो वो ही झरिया। आप देखेंगे झरिया हर जगह मिलेगा आपको, झरिया झारखंड, झरिया है, रामगढ़ है, रानीगंज है, तो इसमें भी झरिया, इसमें रानीगंज, इसमें झरिया, इसमें रानीगंज। इसमें एक नया नाम आया रामगढ़, याद रह जाए तो ठीक है, नहीं है तो 2 से काम चल जाएगा। भी झरिया और रानीगंज से ये कोयला प्राप्त करता है। लोहा एशक है, ये सिंह भूमि से प्राप्त करता है। पानी है, ये बराकार नदी से प्राप्त करता है। तो ISCO के ये जो संयंत्र है पानी कहां से प्राप्त करते हैं? बराकार नदी से ये प्राप्त करते हैं। और ये किस? कोलकाता और आसनसोल रेल मार्ग के ऊपर है। ये कोलकाता से जो आसनसोल जाते हैं तो वहीं आसपास में ही ये सारे जो संयंत्र है वो स्थापित है। और बाद में ये घाटे के अंदर आ गया था, तो 1972-73 में भारत सरकार ने इसका अधिग्रहण कर लिया, यानी इसको सरकार ने अपने अंडर में है वो ले लिया 1972-73 से। तो इस जैसे टिस्को याद रखा उतनी बातें ISCO की, कहां से कोयला मिलता है, कहां से लो एसिड मिलता है और कहां से पानी की प्राप्ति होती है, बस इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में आता है तीसरा जो यूनिट है वो है VISW, विश्वेश्वरैया। वी का मतलब है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स, ये इसकी फुल फॉर्म है। और ये कहां पर है? ये भद्रावती में है। और भद्रावती कहां है? कर्नाटक में है। कर्नाटक में भद्रावती में VISW विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स की स्थापना है। और इसका जो पुराना नाम है वो मैसूर आयरन और स्टील वर्क्स था। मैसूर लोहा और इस्पात वर्क्स बोलिए या आयरन और स्टील वर्क्स बोलिए। अब बात आती है ये कोयला कहां से प्राप्त करता है, तो भाई इसके कोयला है, इसको मिलता ही नहीं है। जहां ये स्थापित है वहां पर कोयला है ही नहीं, तो ये आसपास के वनों की लकड़ी का इस्तेमाल करता है। देखिएगा तो विश्वेश्वरैया आयरन स्टील है, ये कोयले के स्थान पर आसपास के जंगलों की लकड़ी का इस्तेमाल करता है, क्योंकि इसके नजदीक में कोयला है वो उपलब्ध नहीं है। लोहा एशिक की बात करें तो ये बाबा बुदन की पहाड़ी से केमानगुंडी जो जगह है, केमानगुंडी से ये लोहा एशिक है वो प्राप्त करता है।
पानी की बात करें तो ये भद्रावती नदी से प्राप्त करता है, पानी है वो भद्रावती नदी से प्राप्त करता है। तो विश्वेश्वरैया आयरन स्टील वर्क्स है, ये वनों की लकड़ी का इस्तेमाल करता है कोयले की जगह, और लोहा अयस्क है वो केमानगुंडी से प्राप्त करता है। केमानगुंडी जो बाबा बुदन की पहाड़ियां, इधर देखिए एक बादाम पहाड़ है और ये बाबा बुदन की पहाड़ियां, वहां से ये लोहा अयस्क है वो प्राप्त करता है। तो ये तो तीनों हमारे देश आजादी से पहले ये स्थापित हो गए थे। अब देश आजाद हो गया, आपको पता है देश आजाद होने के बाद में हमने देश के आर्थिक विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाएं हैं वो शुरू की थी। पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि पर ज्यादा फोकस किया था, और दूसरी पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 तक संचालित रही थी, उसके अंदर हमने उद्योगों के ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर ज्यादा फोकस किया था, और दूसरे देशों की हमने सहयोग भी लिया था बड़ी इंडस्ट्रियां हैं वो स्थापित करने के लिए। तो अब यहां पर एक पहला प्यारा प्रश्न ये बन जाता है भी दूसरी पंचवर्षीय योजना में विदेशी सहायता से हमने जो 3 स्टील प्लांट बनाए वो कौन से हैं और किस देश के सहयोग से बनाए, और वो जो प्लांट है वो कहां से कोयला प्राप्त करते हैं, कहां से लोहा अयस्क प्राप्त करते हैं और कहां से पानी प्राप्त करते हैं, इसके बारे में। तो इसी कड़ी में पहला आता है नंबर 4 अपना राउरकेला। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना में 3 संयंत्र लगाए गए, एक राउरकेला, एक भिलाई और एक दुर्गापुरा। राउरकेला आर, भिलाई बी और डी दुर्गापुरा, RBD। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर, ध्यान दीजिए ये 3 जो आयरन प्लांट है ये कब स्थापित हुए, दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हुए। अब उसके अंदर आपको यह पता होना चाहिए भी राउरकेला कहां है, उड़ीसा के अंदर है। राउरकेला कहां है, उड़ीसा के अंदर है। भिलाई कहां है, छत्तीसगढ़ के अंदर है। और दुर्गापुर कहां है, पश्चिम बंगाल में। मैचिंग वाला प्रश्न आता है कई बार, एक तरफ आपको ये संयंत्र दे दिए जाएंगे, एक तरफ राज्यों के नाम दे दिए जाएंगे और बताना होगा कौन सा कहां पर है, या फिर विदेशी जो सहायता जिन देशों से हमने प्राप्त की उन देशों के नाम आ जाएंगे और हमें बताना होगा भी इसकी स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी। आज के इस वीडियो सेशन से ध्यान रख लेना, किसी भी स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो 100% आज के इस पूरे वीडियो सेशन से प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में मिले ही मिलेंगे। तो राउरकेला उड़ीसा राउरकेला का जो संयंत्र स्थापित किया यह हमने जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया था, जर्मनी के सहयोग से। और कब, 1959 में स्थापित किया था। भिलाई जो छत्तीसगढ़ वाला है इसको हमने रूस की सहायता से, जो उस टाइम उसका नाम सोवियत संघ था, रूस की स्थापना से, और 1959 में इसने उत्पादन शुरू कर दिया था। ये याद रहे तो ठीक है, वरना कोई जरूरी नहीं। दुर्गापुर पश्चिम बंगाल वाला है, वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की सहायता से हमने स्टार्ट किया था और 1962 में इसने उत्पादन स्टार्ट कर दिया। तो राउरकेला ओडिशा जर्मनी, भिलाई छत्तीसगढ़ रूस, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल यूके यूनाइटेड किंगडम। तो जर्मनी की सहायता से राउरकेला वाला, भिलाई वाला रूस की सहायता से और दुर्गापुर वाला यूनाइटेड किंगडम की सहायता से है वो स्थापित किया गया। ये इतना बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इतनी सी बात अच्छे से घोट लीजिएगा। अब वही एक एक करके थोड़ी थोड़ी बातें समझ लेते हैं। भी राउरकेला कोयला कहां से, वही रटा रटाया झरिया, एक विश्वेश्वरैया को छोड़कर, इसमें कोयले की जगह वनों की लकड़ी है, बाकी झरिया जी हमें हर जगह मिलेंगे। तो झरिया से कोयला प्राप्त कर लेता है और सुंदरगढ़ और केंदुझर से लोहा अयस्क की प्राप्ति हो जाती है, हेमेटाइट मैग्नेटाइट की प्राप्ति हो जाती है, और पानी है ये कोयल और शंख नदी से प्राप्त है वो करता है। उसके बाद में भिलाई वाले की बात करें तो कोयला ये कोरबा और कारगली से प्राप्त करता है, कोरबा और कारगली से कोयला प्राप्त कर लेता है, और डल्ली राजहरा से ये लोहा अयस्क प्राप्त करता है, और तेंदुला बांध से ये पानी प्राप्त है वो कर लेता है। और जो भिलाई वाला संयंत्र है ये कोलकाता मुंबई रेल मार्ग के ऊपर है वो स्थित है। दुर्गापुरा वाले की बात करें तो कोयला झरिया से प्राप्त करता है और रानीगंज से प्राप्त करता है, और जबकि लोहा अयस्क है वो नोआ मंडी से प्राप्त करता है, और पानी ये दामोदर नदी का पानी इस्तेमाल करता है। आप किताब देखेंगे तो उसमें दामोदर घाटी कारपोरेशन DVC लिखा है, ये नहीं समझ में आ रहा, नहीं याद रहे तो दामोदर नदी आप लिखिएगा।
आपको पता है दामोदर नदी घाटी जो परियोजना है, यह हमारे आजाद भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना थी। भी दामोदर नदी बाढ़ ला देती है, बहुत नुकसान करती है, तो उसके पानी को रोककर किस प्रकार से लाभ पहुंचाया जा सके, यहाँ लाइट भी बनाई जाती है। तो दामोदर घाटी कारपोरेशन लिखे या फिर आप ऐसे लिख दीजिएगा, क्योंकि यहाँ से ये लाइट भी प्राप्त कर लेता है और पानी भी प्राप्त कर लेता है। तो दामोदर नदी या दामोदर घाटी कारपोरेशन से ये पानी प्राप्त करता है। उसके बाद दुर्गापुर वाला हो गया अपना। तो ये तीन तो आप ध्यान रखिएगा, चौथा, पांचवा और छठा, ये तीनों किस पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुए? दूसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुए। सारी बातें होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना आ जाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो 61 से आगे, 61 से 62, 63, 64, 65, 66, 1961 से 1966 तक तीसरी पंचवर्षीय योजना में भी हम एक विदेशी सहायता से एक स्टील प्लांट और स्थापित करते हैं, और वो है बोकारो। और बोकारो कहां है? झारखंड के अंदर। बोकारो कहां है? झारखंड में। तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, जबकि बोकारो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया था हमने। तीसरी पंचवर्षीय योजना में हमने कौन सा आयरन स्टील इंडस्ट्री स्थापित की? बोकारो। बोकारो कहां है? झारखंड में। और किस देश के सहयोग से? रूस के सहयोग से। तो बी वाले दो हो गए अपने, एक बोकारो हो गया और यहां एक भिलाई हो गया। तो भिलाई भी रूस की सहायता से है और बोकारो भी रूस की सहायता से है, लेकिन भिलाई दूसरी पंचवर्षीय योजना में और बोकारो है वो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्थापित किया गया। फिर वही बात, बोकारो कोयला कहां से प्राप्त करता है? झरिया से प्राप्त करता है। और ये लोहा एश्य कहां से प्राप्त करता है? सुंदरगढ़ और केंदुझर से प्राप्त करता है। और पानी कहां से? वही दामोदर घाटी कारपोरेशन या दामोदर नदी से प्राप्त करता है। और 1964 में ये स्थापित हुआ था। और बोकारो वाले की खासियत है भी ये परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित है, यानी परिवहन का खर्चा कम से कम आए, इस सिद्धांत पर आधारित है। आप गौर कीजिएगा, बोकारो और राउरकेला को समझिएगा आपस में, ये दोनों बड़े एक दूसरे को फायदा पहुंचाते हैं। राउरकेला में कोयला कहां से? झरिया से। तो बोकारो भी झरिया से कोयला प्राप्त करता है। ये सुंदरगढ़ केंदुझर से लोहा एश्यक प्राप्त करता है, तो ये भी सुंदरगढ़ और केंदुझर से लोहा एश्यक प्राप्त करता है। और तभी बात आ जाती है परिवहन लागत, जब ये लोहा एश्यक दोनों ही बोकारो और राउरकेला के लिए प्राप्त करते हैं, जिस ट्रेन से ये लोहा एश्यक मंगवाते हैं, वापसी में उसी ट्रेन से झरिया से कोयला भर के राउरकेला में पहुंचा दिया जाता है। तो एक ट्रेन एक लोहा एश्यक लेके आई, जाते वक्त किसी एक जगह के लिए कोयला लेकर चली जाती है, तो हो गया ना, खर्चा कम हो गया। तो परिवहन लागत न्यूनीकरण सिद्धांत पर आधारित है बोकारो, और बोकारो और राउरकेला संयुक्त रूप में इस परिवहन वाले सिस्टम का फायदा है वो लेते हैं, जो फायदा है वो ले लेते हैं। तो बोकारो तीसरी पंचवर्षीय योजना में स्टार्ट हुआ रूस के सहयोग से, और भिलाई भी रूस के सहयोग से। अब आती है इनके रख रखाव की अगर बात करें, एक प्रश्न और यहां पर बन जाता है, उसको भी साथ में कर लीजिएगा। ये जो इसको है, विश्व है, राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर और जो बोकारो है, इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए, इन संयंत्रों के प्रबंधन के लिए एक अथॉरिटी स्थापित की गई जिसका नाम है SAIL। ये भी ध्यान रख लीजिएगा आप। कौन कौन से के लिए? इसको से लेकर इसको, विश्व, दुर्गापुर, भिलाई, दुर्गापुर, जो भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला और बोकारो, इनके प्रबंधन के लिए, इनके मैनेजमेंट के लिए क्या स्थापित की गई है? एक इंस्टीट्यूट, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की स्थापना की गई। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ये किसका प्रबंधन करता है? ये राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर, बोकारो, इसको और इन सब के मैनेजमेंट का जो काम है वो सेल के पास है। सेल एक अथॉरिटी है, भारत सरकार की एक इंस्टीट्यूट है जिसका ये काम है इनके प्रबंधन का। तो उम्मीद करता हूं ये चीज आप समझे होंगे अच्छे से
क्योंकि बहुत मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा मैंने इसको बहुत ही डायग्रामेटिक तरीके से इसको समझाने की कोशिश की है ताकि आपको याद रखना है वो आसान हो जाए। कोयला है, हर किसी में मोस्टली आप देखेंगे झरिया है इसके अंदर, इसमें भी झरिया है, इसमें भी झरिया है, इसमें भी झरिया है। कुछ भी नहीं याद रहे तो झरिया तो याद रहे, बल्कि और विश्व वाले में कोयले की जगह वनों की लकड़ी, यहां कोरबा और कारगाली है भिलाई वाले के अंदर। बाकी आप इसमें भी देखेंगे तो एक जैसे नोआ मंडी यहां पर आ गया, ये एक नया सिंह भूमि आ गया, ये केमानगुंडी आ गया, सुंदरगढ़ केंदुझर यहां भी है, सुंदरगढ़ केंदुझर यहां भी है, नोआ मंडी दुर्गापुर वाला भी नोआ मंडी से प्राप्त करता है और टिस्को वाला ये भी नोआ मंडी से प्राप्त करता है। तो मोस्टली आप ये देखेंगे ये सारा सिस्टम कहां है आसपास, वही छत्तीसगढ़, जो उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड का जो इलाका है, ये सारी चीजें आसपास, वहीं उनका जो प्लांट है वो लगा हुआ है, या वहीं आसपास में कोयला क्षेत्र है, वहीं लोहा एशक है। जैसे जमशेदपुर वाला है तो कोयला और लोहा एशक प्राप्ति स्थलों के बीच में स्थित है ये जमशेदपुर वाला। जमशेदजी टाटा ने इसको स्थापित किया था। बाकी आप देखेंगे मोस्टली जहां पर कोयले और लोहा एशक यानी मुख्यतः जो इसका कच्चा माल जहां मिलता है वहीं पर आयरन इंडस्ट्री की स्थापना है वो की गई है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अच्छे से आप है वो नोट कीजिएगा, और फिर इसके जो 3 प्लांट और रह गए उनके ऊपर थोड़ी सी बात है वो भी अपने कर लेते हैं। अब देखिएगा आगे चौथी पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार ने 3 और प्लांट स्थापित किए गए, और तीनों की खास बात है, तीनों प्लांट ही अपने कच्चे माल के प्राप्ति स्रोत से दूर अर्थात दक्षिणी भारत में स्थापित किए गए। दक्षिणी भारत के अंदर कच्चे माल की प्राप्ति से दूर दक्षिणी भारत में चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 प्लांट स्थापित किए गए। इनकी सामान्य जानकारी आपको पता हो, एक विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, और बंदरगाह पर यानी पत्तन पर स्थित भारत का पहला संयंत्र है ये, जो निर्यात के उद्देश्य से स्थापित हुआ। बंदरगाह यानी पत्तन पोर्ट के ऊपर स्थित भारत का पहला इस्पात संयंत्र है, और इसे विजाग स्टील प्लांट भी कहा जाता है, विजाग स्टील प्लांट भी। और 1992 में इसने अपना प्रोडक्शन है वो शुरू किया था। चौथी पंचवर्षीय योजना में स्थापित हो गया, लेकिन प्रक्रिया में टाइम लगता है, और 1992 में इसने प्रोडक्शन है वो शुरू किया। उसके बाद में विजयनगर कर्नाटक, जगह का नाम है होसपेटे के अंदर, विजयनगर के अंदर। तो विजयनगर कर्नाटक के अंदर एक और संयंत्र स्थापित किया गया, और इसकी खास है भी ये हमारी भारतीय तकनीक पर, स्वदेशी तकनीक पर आधारित है, देसी तकनीक पर आधारित है। कौन सा? विजयनगर होसपेटे वाला कर्नाटक के अंदर जो है। और अंतिम तीसरा है सेलम, कहां है? तमिलनाडु में, और इसने अपना प्रोडक्शन है वो 1982 में शुरू कर दिया था। तो आप देखेंगे विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर कर्नाटक में, और सेलम है वो तमिलनाडु में। ये 3 जो स्टील प्लांट है ये चौथी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए गए। तीनों ही दक्षिणी भारत में स्थित है। तीनों की लोकेशन भी आपको मानचित्र पर पता होनी चाहिए भी ये कहां पर है। तो इस प्रकार आपने देखा भी भारत के जो स्टील प्लांट है वो 10 आपको अच्छे से ध्यान में रखने। एक हमने बात की टिस्को जमशेदपुर में, एक इसको हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर में, तीसरा हमने विश्व भद्रावती की बात की, ये आजादी से पहले ही स्थापित हो गए थे। उसके बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना में राउरकेला उड़ीसा में, जर्मनी के सहयोग से, भिलाई छत्तीसगढ़ में रूस के सहयोग से, दुर्गापुरा पश्चिम बंगाल में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से, और तीसरी पंचवर्षीय योजना में बोकारो है वो झारखंड में रूस के सहयोग से स्थापित हुआ। और इनके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए एक इंस्टीट्यूट स्थापित हुआ जिसका नाम है सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसकी बात भी हम कर चुके हैं। चौथी पंचवर्षीय योजना में 3 फिर प्लांट बनाए गए, लेकिन कच्चे माल की प्राप्ति स्रोत से दूर, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, विजयनगर कर्नाटक में, सेलम तमिलनाडु में। बहुत ही आज की जो क्लास है वो इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा के लिहाज से। 100% इस वीडियो सेशन से आपको क्वेश्चन है वो बोर्ड परीक्षा में मिलेगा। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से इस चीज को समझे होंगे। कमेंट कीजिएगा, आपके कमेंट का वेट करूंगा, और इसको भी आप अपने नोट्स के अंदर उतार लीजिए।
चलिएगा, फिर मिलेंगे अगले इसी लेसन के इंडस्ट्री को लेकर। तब तक जय हिंद, जय भारत।